हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट पॉलिटी का एक पूरा सेशन। आज का हमारा सेशन होगा पॉलिटी से रिगार्डिंग कंप्लीट पॉलिटी को अध्ययन करना, जिससे हमें पता चलेगा कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमें किस टॉपिक पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नॉलेज सीरीज का होगा, जिसमें हम आज जो भी चीज बताई जाएगी उनको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से चीजें महत्वपूर्ण होगी उस पर हम अलग से पीवाईक्यू एमसीक्यू के माध्यम से अलग से अध्ययन करेंगे। यानी हमारा नॉलेज सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज हम इस सेशन के बाद स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे सेशन का पर्पज है कि हम पॉलिटी के स्ट्रक्चर को समझने और इसमें हम जान ले कि क्या चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सिटीजनशिप यानी नागरिकता, कुछ समितियां जो एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है। तो हमें अपने सिलेबस को ऐसे डिफाइन करना है कि जो चीज ज्यादा आ रही है कम से कम उस चीज पर हम विस्तार से चर्चा करें, और जो चीज एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछी गई है उसको हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लें, यानी उसको ऊपर ऊपर से अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा भी जाएगा तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो हमारे मेजर पॉइंट है उनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा आज का सेशन संपूर्ण पॉलिटी पर होगा, जिससे हमें अपने सिलेबस की जानकारी होगी और हम अपने स्टडी को बेहतर कर सकेंगे। इसी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास से, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कुल कितने पार्ट्स हैं, यानी कुल कितने भाग हैं। अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम कितने हैं, 22 हैं। अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो कितने हैं, 25 है। यानी अगर हम क्रम की बात करें जैसे 1 2 3, तो ऐसे कितने क्रम है, 22 है। लेकिन कुछ को मर्ज कर दिया गया है किसी के अंदर, इसलिए हमारे टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग हमारे 25 है। और अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात करें तो 470 यानी 470 प्लस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं। अनुसूची की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। ओके, इसके बाद में हम जो आपको बता दिए गए, इसके बाद में हम अनुसूचियों पर, अनुच्छेद पर और भाग पर इसी के साथ साथ में अध्ययन कर लेंगे। इसे हमें अलग से स्टडी करने की नीड नहीं है। जैसे जैसे हमारे आर्टिकल्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने भाग को भी स्टडी कर लेंगे। इसमें हमारा पहला भाग है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में कितने आर्टिकल है, भाग फर्स्ट में 4 आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट टू आर्टिकल 4। और आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें हमें 2 बातें पता चलती है। फर्स्ट है कि देश का नाम क्या है, तो इसमें दोनों नामों को हमने इंक्लूड किया है, एक इंडिया एंड सेकंड भारत। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें हमारे ट्रीटी की या फिर पहचान की तो वो किस नाम से है, इंडिया नाम से थी। एंड भारत अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की तो वहां पर हमारा नाम क्या था, भारत था। इसलिए संविधान सभा ने दोनों नामों को चुना है। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि भारत यानी इंडिया कंट्री का नाम क्या है तो हम इसमें दोनों नामों को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद में बताया गया राज्यों का संघ। राज्यों के संघ का अर्थ है, इसमें 2 बातें बताई गई है। एक कि जो भी राज्य है उसका निर्माण संघ के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम अमेरिका की बात करें पैरेलली तो वहां पे क्या होता है कि 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संघ यानी पटेल महोदय ने राज्यों का निर्माण किया है, तो यहाँ की स्ट्रक्चर अलग है। दूसरा इसमें कहा गया है कि संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एक बार एग्रीमेंट हो गया, कोई राज्य संघ में इंक्लूड हो गया तो उसके बाद में वो संघ से अलग नहीं हो सकता। तो इसकी नेचर क्या है, राज्यों की संघ की नेचर हमें 2 बातें डिफाइन करती है। एक तो कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और संघ ने राज्यों का निर्माण किया है, ना कि राज्यों ने संघ का। इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट में 3 पार्ट है। इसमें सेकंड कहता है कि राज्य और राज्य का जो क्षेत्र है वो पहली अनुसूची में डिफाइन किया गया है। आप अपनी पहली अनुसूची देखोगे, जैसे हमने बात की कि अनुसूचियों को हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। तो इसमें हम पहली अनुसूची देखेंगे तो वहां पर हमारे राज्यों के नाम है, यानी हमारे 28 राज्यों के नाम है प्लस उनका राज्य क्षेत्र है। वो किस अनुसूची में है,
वो पहली अनुसूची में है। ओके, और ये किस में बताया गया? ये आर्टिकल फर्स्ट के क्लोज सेकंड में बताया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 3। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया राज्य संघ राज्य क्षेत्र जो प्रेजेंट में 8 है, और अर्जित राज्य क्षेत्र यानी जो दूसरे देशों से हमने अर्जित किए हैं, छीने हैं, कब्जा किया है, वो कितने हैं? वो प्रेजेंट में 0 है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 समझने में थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही सेम है। जैसे इसमें कहा गया संसद विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। इसका अर्थ है कि जो राज्य पहले से प्रेजेंट है उसको किस में शामिल कर सकती है? यूनियन में, इंडियन यूनियन में शामिल कर सकती है। जैसे हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये क्या है? सिक्किम पहले से ही प्रेजेंट था, अस्तित्व में था। और यहां पर बात की गई नए राज्यों का गठन। नए राज्यों के गठन की बात है कि जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, संसद विधि द्वारा इनकी स्थापना कर रही है। और जो पहले से प्रेजेंट है यानी सिक्किम है, जो पहले से अस्तित्व में था, संसद ने संविधान संशोधन किया और 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल कर लिया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया। इसके बाद में आर्टिकल 3 जो संसद को पावर देती है किस संबंधित, इसमें यह कहा गया कि संसद के पास पावर होगी कि वे 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, एक राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर सकता है, एक राज्य की कुछ सीमा लेकर दूसरे राज्य की कुछ बाउंड्री लेकर एक राज्य बना सकता है, और किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये पावर किसको दी गई है? पावर संसद को दी गई है। सीधी सी बात है, संसद के पास इतनी राइट्स है, इतनी पावर है कि वो किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। जैसे राजस्थान के 2 भाग कर सकती है, राजस्थान को किसी में शामिल कर सकती है, हरियाणा को राजस्थान में शामिल कर सकती है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कुछ नहीं है, आर्टिकल 4 हमारा सीधा सा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित है। अगर इसमें कहा गया आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित कोई भी चेंज किया जाता है तो एक तो 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब 368 क्या है? 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है कि संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा, यानी प्रक्रिया क्या है। इसमें मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। यानी अगर हमें नए राज्यों की स्थापना करनी है, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? ओनली सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। और इसके बाद में बताया गया कि हम ऐसा करते हैं तो हमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में चेंज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि पहली अनुसूची आपको बताया गया क्या है? राज्यों के नाम है, और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों की संख्या है, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त होगी, ये कहां बताया गया? ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो आपकी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची यहां पर क्लियर हो जाती है। तो हमने बात की कि साथ साथ में देखेंगे तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का स्थान है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट भाग है भाग 2। भाग 2 नागरिकों के बारे में बात करता है। अब यानी कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में की गई है। आर्टिकल 5 कहता है अधिवास, यानी जो भी भारत में निवास कर रहा है। कब? जब हमारा संविधान लागू हुआ था इन 26 जनवरी 1950 को। जो भी व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है वो भारत का नागरिक होगा यदि वो इनमें से कोई शर्त पूरी करता हो। तो पहली शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, सेकंड शर्त है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरी कंडीशन है कि आज 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है और उससे पहले 5 साल से वो भारत में निवास कर रहा है, यानी 1945 से वो भारत में अगर कंटिन्यू निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 5 अधिवास के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 6 हमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, कब? 19 जुलाई 1947 से पहले या 19 जुलाई 1947 के बाद, तो भारत का नागरिक कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आ रहा है 19 जुलाई 1947 से पहले, तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई
1947 के बाद आ रहा है या को आ रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सक्षम अधिकारी के सामने और उसे कम से कम 6 महीने भारत में निवास करना पड़ेगा। इसके बाद में बताया गया है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 का सीधा सा अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर संविधान लागू के दिन या उसके बाद में विदेश में रह रहा है और उसका ओरिजिन कहाँ है, भारत में, यानी उसके दादा दादी नाना नानी या उसके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वहां पर वो जिस भी देश में रहा है वहां पर इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। आर्टिकल 9 संसद को पावर देता है किस चीज की, कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या फिर अन्य देश की नागरिकता में रुचि रखता है तो 5 से लेकर 8 तक जो नागरिकता प्रदान की गई है वो समाप्त हो जाएगी। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 संसद को विशेष पावर देती है किससे संबंधित की, ठीक है। आर्टिकल 5 से 8 तक हमने नागरिकता दे दी है संविधान लागू के समय, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है, कोई भी नया चेंज करना है तो वो कौन करेगा, वो संसद के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 की सीधी सी बात है कि जो भी भारत का नागरिक होगा उसे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक बन जाते हो और उसके बाद में आप संसद द्वारा बनाई गई विधि का पालन नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। जो भी भारत का नागरिक होगा वो संसद द्वारा बनाई गई विधि का पालन हमेशा करेगा। हमारा आर्टिकल 5 से 11 और भाग 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमें ये चीज समझनी है कि हमें भाग याद नहीं रखनी है, रटने नहीं है। कैसे, जब किसी भी देश का निर्माण किया जाता है तो पहले बाउंड्री डिसाइड की जाती है कि हमारा क्षेत्र क्या होगा। तो भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फर्स्ट में है बाउंड्री। सेकंड में क्या है, बाउंड्री के अंदर नागरिकों को स्थापित किया जाता है, तो सेकंड में क्या है, नागरिकता। और थर्ड में क्या है, थर्ड में देखा जाता है कि हमारे देश की कंडीशन क्या है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ भेदभाव ज्यादा थी, असमानता थी, शोषण था, तो हमने किसको इंक्लूड किया है, हमारे संविधान निर्माता या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महोदय ने सोचा कि संसद तो बाद में भी स्थापित की जा सकती है और जहां पर भी संसद है वहां पे जरूरी नहीं कि नागरिक के राइट्स हैं। तो नागरिक के राइट्स कैसे डिसाइड होंगे, इसको हम क्रम में 3 नंबर पर रखेंगे, क्योंकि जो हायरार्की में ऊपर होगा उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो हमने 3 नंबर पर किसको रखा है, हमारे मूल अधिकार को रखा है। तो अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग किसने की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने की है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या है, चेयरमैन थे। तो इन्होंने भाग 3 को कहां रखा है, यानी इन्होंने सुप्रीम रखा है कि पहले आएगा देश की बाउंड्री, फिर नागरिकता, फिर नागरिकों के अधिकार। कौन से अधिकार, मूल अधिकार। तो हमारे मूल अधिकार कहाँ है, हमारे मूल अधिकार भाग 3 में है एंड कहां पर है, 12 से 35, जिसमें मेनली कौन से है, मेनली है 14 से 32 तक। ओके, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। कैसे, आर्टिकल 12 का जो मेन पर्पज है वो है कि स्टेट यानी राज्य यानी गवर्नमेंट को प्रतिबंधित करना, सीमाएं आरोपित करना कि ये स्टेट नहीं करेगा, जैसे भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं करेगा, लोक नियोजन में असमानता नहीं दिखाएगा, किसी के शोषण से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा हो, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब इसमें स्टेट में कौन शामिल होगा, तो ये किस में बताया गया, आर्टिकल 12 में बताया गया। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है कि संघ की सरकार, पार्लियामेंट, राज्य की सरकार और राज्य की पार्लियामेंट यानी राज्य विधानसभा, लोकल बॉडी जैसे पंचायतें हुई, नगर पालिका हुई और अदर बॉडी जैसे बीएसएनएल, एनटीसीएल और हम बात करें LIC, ये जो संस्थाएं हैं वो क्या है, हमारे स्टेट का भाग है। यानी जिनको राइट्स है लॉ बनाने का या फिर जिनको ऑर्डर देने का या फिर कोई भी पनिश करने का, जुर्माना देने का या फिर स्टेट फंड से जो भी गवर्न हो रहा है वो क्या होगा, स्टेट का भाग होगा। ये किस में बताया गया, अदर बॉडीज यानी अन्य बॉडी है भाग 4 यानी पार्ट हम बात करते हैं 12 के 4 नंबर पॉइंट की, जिसमें अन्य प्राधिकारी बताया गया है। अब अन्य प्राधिकारी में कौन शामिल होगा, अन्य प्राधिकारी में वही लोग शामिल होंगे जिनको स्टेट से फंड है या फिर स्टेट के अधीन कार्य कर रहे हैं। आर्टिकल 13 में विधियों के बारे में बताया गया। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 सीधा सी बात है कि आर्टिकल 13 में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स का
संरक्षण यानी प्रोटेक्शन किया जाएगा। किससे? लॉ से। कौन सी लॉ? एक वो लॉ जो संविधान से पहले लागू थी, एक वो लॉ जो आज पार्लियामेंट बना रही है। तो यानी पार्लियामेंट यानी राज्य कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, वॉयलेशन कर रहा है। अगर वॉयलेशन कर रहा है तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा। कैसे? हम देखते हैं हमारे आर्टिकल 13(2) की। आर्टिकल 13(2) कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो किसी भी हमारे मूल अधिकार को वॉयलेट कर रहा है। अगर वॉयलेट कर रहा है तो क्या होगा? वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, जैसे हम देखते हैं आईटी एक्ट की धारा 66A जो हमारे इंटरनेट की आजादी को रोक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। किस आधार पर? आर्टिकल 13(2) के आधार पर। तो इसमें विधियां बताई गई, यानी ऑर्डिनेंस है, कोई लॉ है, कोई बाय लॉ है, रूल एंड रेगुलेशन है, कोई कस्टम है यानी प्रथाएं हैं। प्रथाएं जैसे 3 तलाक, सबरीमाला केस, ये जो भी हमारी ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं जो मूल अधिकारों को वॉयलेट कर रही है, वो क्या होगी? नल एंड वॉइड हो जाएगी। कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये किस में बताए गए? आर्टिकल 13 में बताए गए हैं। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकलों में से एक की, वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। क्योंकि आर्टिकल 14 में पहली लैंग्वेज क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी आईपीसी मुकेश अंबानी पर भी लागू होगी, मोदी जी पर भी लागू होगी, और टैक्सी ड्राइवर है उस पर भी लागू होगी। कैसे? अगर इन तीनों में से कोई भी मर्डर कर देता है तो सजा बराबर होगी। इसके बाद में हम देखते हैं वोट राइट्स की। अगर कोई भी अडल्ट है यानी 18+ है, सभी को वोट देने का राइट होगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सी कास्ट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। ये होता है विधि के समक्ष समता। समान संरक्षण का सीधा सा अर्थ है कि कोई व्यक्ति यानी समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। कैसे? अगर कोई सामान्य कैटेगरी से आता है तो उसके लिए मेरिट एक रहेगी, कोई 80 और ST के लिए आता है तो उनकी मेरिट अलग रहेगी। किससे? सामान्य से, क्योंकि वो समाज में वंचित वर्ग है, उनको वो फैसिलिटीज, वो एजुकेशन की फैसिलिटीज या फिर अन्य इकोनॉमिक या फिर सोशली फैसिलिटीज नहीं मिली, जो राइट्स नहीं मिले जो इनको जनरल को मिले यानी सामान्य को मिले हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। किस आधार पर? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम बात करते हैं टीचर की और एक आर्मी मैन की। टीचर को अपने प्रोफेशन में शराब अलाउ नहीं है, पर आर्मी मैन को अलाउ है, क्योंकि ग्लेशियर में काम करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको अल्कोहल की नीड होती है, तो वहां पर ये अलाउ है। तो ये क्या? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक विभेद। इस आधार पर 14 कहता है कि हाँ ठीक है, विधि के समक्ष समता होगी, लेकिन विधियों का समान संरक्षण भी होगा। हम जांच करेंगे कि क्या जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, वो तार्किक है या नहीं है। आर्टिकल 14 बेसिकली इसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 जो कहता है भेदभाव का निषेध होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मीन्स है कि इसके 6 क्लॉज है जिसपे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम मोटा मोटी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जाति के आधार पर, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जिनके आधार पर ना तो राज्य किसी के साथ भेदभाव करेगा, ना ही कोई सिटीजन अनदर सिटीजन के साथ यानी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब नागरिक कैसे भेदभाव करेगा? अब मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, किसी SC या ST या फिर अनदर जो भी बैकवर्ड है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है कि वो किसी होटल में नहीं जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, या फिर किसी तालाब का, स्नान घाट का यूज नहीं करेंगे, या फिर सड़क का यूज नहीं करेंगे। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए? निषेध, यानी इन्हें रोका गया है। कोई भी भेदभाव अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ब्रॉड लेवल पर यह डिस्क्रिमिनेशन अलाउ थे, हमारे समाज में व्यापक थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी समय इन भेदभाव को रोक दिया था। ऐसा करने से क्या होगा? कानून में कोई चीज लिख दी जाती है तो उसे
गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी, धीरे धीरे वो हमारे नेचर का हिस्सा होगा और डिस्क्रिमिनेशन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसके बाद में बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कोई भी जो सरकारी जॉब है, सरकारी सर्विस है, वहां पर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, यहाँ पे निवास स्थान को भी इंक्लूड किया गया है। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास स्थान और उद्भव, उद्भव का मतलब है जैसे हम बात करें सोनिया जी की, तो वो कहां से हैं, इटली से हैं, तो उस आधार पर उन्हें नहीं रोका जाएगा कि वो इटली से हैं। अगर वो भारत के नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें वो सभी सर्विस मिलेगी जो एक स्टेट प्रोवाइड कराता है। और सेकंड है निवास स्थान, चाहे राजस्थान से हो चाहे हरियाणा से हो, इस आधार पर उसे नहीं रोका जाएगा कि वो किसी अलग स्टेट से हैं, किसी अलग निवास स्थान से हैं। ओके, इसके बाद में इसमें आप हमने देख लिया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और इन आधारों पर तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में जो भी एक्सेप्शन है जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण, SC/ST के लिए सीटें रिजर्व की जाती है जॉब में, ये हम विस्तार से हमारी नॉलेज सीरीज में अलग से इनको स्टडी करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से मेनली पूछा जाता है कि आर्टिकल 16 क्या है, जिसमें कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, यानी स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया अनटचेबिलिटी का क्या होगा, अंत होगा, यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब संविधान ने और किसी भी लॉ ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको अपने जजमेंट में डिफाइन करता रहता है। जैसे SC/ST को उसकी जाति से रिलेटेड हम पुकारते हैं या फिर अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो इस श्रेणी में शामिल होगा। तो इस आधार पर 6 महीने की सजा प्लस 500 रुपए जुर्माना या इनमें से कोई देना होगा। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग ये लॉ स्टेबल किया गया, जिसमें कहा गया कि अस्पृश्यता के अंत के लिए संसद विधि बनाएगी। तो संसद ने 1955 में ये विधि बनाई और अस्पृश्यता के अंत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का अंत होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सर की ये उपाधियां दी जाती थी, बहादुर की, लॉर्ड्स की ये उपाधियां थी जो दी जाती थी। तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है किसमें, पब्लिक्स के बीच में, यानी किसी को सर बहादुर की उपाधि देते हैं तो वो समाज में अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव आगे ना हो, इसलिए यहां पर पहले ही रोक दिया गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन को उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में और सेना यानी मिलिट्री के क्षेत्र में बात करें तो उपाधि अलाउ होगी, इसके अलावा कोई भी उपाधि अलाउ नहीं होगी। यह हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या आते हैं, समानता का अधिकार, ओके, इक्वल राइट्स होते हैं हमारे, राइट ऑफ इक्वलिटी किस में आते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे फ्रीडम के राइट ऑफ फ्रीडम, जो हम 19 से लेकर 22 यानी 19 से लेकर 22 तक चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। जैसे हमने पहले देखा समता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसके बाद में हम कंटिन्यू चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो वहां पर दे देगा 19 से लेकर 22 तक या फिर लेकर 14 से लेकर 18 तक, या फिर ये पूछ लेगा कि अनुच्छेद 19 का टाइटल क्या है, तो वहां पे होगा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक डिफाइन किया गया है। इसमें हमें राइट टू फ्रीडम दी गई है। अब इसको हम बारी बारी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, जैसे लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी।
अब वाक एवं अभिव्यक्ति का अर्थ है कि हमें बोलने की आजादी दी जाएगी। अब बोलने की आजादी, नॉर्मली बोलने की आजादी तो है ही, पर हमें अपनी सरकार की आलोचना करने की, सरकार से क्वेश्चन करने की, उनसे जानने की भी, सर आपने जो पॉलिसी बनाई है वो हमारे लिए सही नहीं है या फिर सही है। हम उन पॉलिसियों का क्या है, आलोचना कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं। ये होता है बोलने का राइट्स। क्योंकि हमारे जो भी मूल अधिकार है वो हमें किसके विरुद्ध प्राप्त हुए हैं, वो हमें स्टेट के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। तो हमें बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे अभिव्यक्त करें। हम चुप रह के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन, यानी जहां पर किसी को भी हिंसा का सामना ना करना पड़े, ना फिर कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, यानी ना लोक व्यवस्था विचलित हो और ना ही कोई अन्य व्यवस्था विचलित हो, ना किसी का काम धंधा रुके। इस तरह से हम हड़ताल कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 के कुछ क्लॉज है, जैसे 19(1) फर्स्ट में आपको बता दिया गया है कि बोलने की आजादी होगी और अपने अभिव्यक्त यानी अपने एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने की आजादी होगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें सम्मेलन बनाने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है, हमें आबाद रूप से दूसरी जगह जाने की आजादी है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की आजादी है, कोई भी रोजगार करने की, कोई भी बिजनेस करने की आजादी है। ये हमें किस में दी गई है, हमें आर्टिकल 19 में दी गई है। ओके, इसमें भी एक याद रखना है कि आर्टिकल 19 में भी एक राइट था जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, जिसे अब लुप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से उसे खारिज कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 के कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का सीधा सा अर्थ है कि हमें 3 आधारों पर कोई भी क्राइम करने पर, यानी इसमें क्या है, अपन को 3 आधार ऐसे दिए गए जिनके आधार पर हमें पनिश नहीं किया जाएगा। हमें पहला आधार है कि हमें भूतलक्ष्य विधियों से, जिसका अर्थ है कि अगर आज क्राइम किया है तो आज के लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने क्राइम किया और आज लॉ बनाया और हमें उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जा रहा है। जैसे निर्भया कांड में एक जो दोषी था उसकी उम्र थी 17 साल, उस समय 17 साल के नाबालिग के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान था, तो उसे 3 साल की ही सजा दी जाएगी। अगर उस टाइम उसके लिए अगर फांसी का प्रोविजन होता, प्रावधान होता, तो उसे उस समय फांसी दी जाती। तो ये होता है पहला, दोष सिद्धि से संरक्षण, और किसमें, भूतलक्ष्य विधियों से। दूसरा है कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी अगर किसी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए दंड दे दिया गया है तो उसे दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बाद में हम तीसरा देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा। इसका अर्थ है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और आपसे स्टेटमेंट लेती है कि आपने क्राइम किया है, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो आप पुलिस की मार से बच जाओगे। जैसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आप वहां पे मना कर सकते हो कि नहीं सर मैंने क्राइम नहीं किया है, आपको आपकी विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके, ये होता है दोष सिद्धि से संरक्षण। ये किसमें है, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 और जैसे आपको बताया गया था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को ट्राइंगल कहा जाता है। तो आर्टिकल 21 गोल्डन ट्राइंगल का अर्थ है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने की आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैहिक स्वतंत्रता है, यानी उसको अपनी पूरी बॉडी के लिए खुद जज करने का राइट है। उससे कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बॉडी को, यानी ना तो उसको कैद करके रखेगा, ना ही उसके बॉडी के राइट्स को छीन सकता है, ना उसके प्राण को छीन सकता है कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई राज्य। कैसे, इसमें हम देखते हैं कि हमें राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम राज्य की बात करें तो राज्य हमें डायरेक्ट फांसी नहीं देगा, हमारे प्राण नहीं छीनेगा। इसके लिए क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, यानी अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो पहले क्राइम का रीजन बताया जाएगा, फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर चार्जशीट दर्ज की जाएगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय का जज अगर डिसाइड करता है कि हाँ इस व्यक्ति ने कोई भी लॉ उल्लंघन किया है, किसी का मर्डर किया है या फिर मर्डर के अकॉर्डिंग इसको इस क्राइम के लिए फांसी देनी चाहिए, तो ही उसे फांसी दी जाएगी, वरना नहीं। तो यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसका जीवन नहीं छीना जाएगा। दूसरा, उसको बाधित नहीं किया जाएगा। बाधित करने का अर्थ है किसी को व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाएगा।
अगर जेल में रखा जाएगा तो उसकी बॉडी यानी वो बाधित यानी कैद हो जाएगी। तो ये राइट किस में दिया गया? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में, जो किस में शामिल है? आर्टिकल 21 में शामिल है। इसी में हम देखते हैं जैसे आजीविका का अधिकार, रात को सोने का अधिकार, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, किसी भी कैदी को एक अलग एकांतवास में जेल में ना रखने का अधिकार, ये सारे राइट्स किस में दिए गए हैं? गरिमा में जीवन का अधिकार। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है, निर्णय दिए गए, जिसके द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तारित रूप प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 21 ऐसा है जिसका न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ज्यादा विस्तार किया गया है, क्योंकि इसमें हमारी गरिमा में जीवन, डिग्निटी लाइफ की बात की गई है। अब डिग्निटी लाइफ क्या होती है? गरिमा में जीवन क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को संचालन चलाने के लिए शिक्षा का अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आजीविका के साधन चाहिए, रात्रि को सोने का उसको अधिकार होना चाहिए, उसको प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। ये जो राइट्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए और गरिमा में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो वो सभी सुख सुविधाएं और बेसिक सुविधाएं देना जिससे व्यक्ति अपने आप को क्या है? एक मानव की कैटेगरी में शामिल कर सके, अपना विकास कर सके, उसे कहा जाता है गरिमा में जीवन। इसी में हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 ए जो हमें देता है, जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, 86वें संविधान संशोधन से, 86 अमेंडमेंट से ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क का अर्थ है कि कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अनिवार्य है कि अगर कोई बच्चा अगर स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे, ऐसी कोई बाधाओं से उसे ना रोका जाए जिससे उसकी यानी शिक्षा बाधित हो। तो ये स्टेट का उत्तरदायित्व होगा कि वो उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मदद करे। तो इसलिए आर्टिकल 21A में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है उनको शिक्षा का अधिकार होगा। इसे इस जो आर्टिकल आपको बताया गया शिक्षा का अधिकार, वह हमारे पहले डीपीएसपी, यहाँ पे देखिए डीपीएसपी, यहाँ पे पहले ये राइट 86वें संविधान संशोधन से पहले ये राइट्स यहाँ पे था, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व था। अब नीति निर्देशक तत्वों की भाषा को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनकी बाल्यावस्था और शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा? उनकी शिक्षा का ध्यान राज्य रखेगा। और इसमें जो प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कहाँ कर दिए गए हैं? हमारा मौलिक अधिकार बना दिए गए। इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। इसमें अगर हमारा मौलिक अधिकार बाधित होता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि महोदय हमारे शिक्षा का अधिकार बाधित हो रहा है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारा संरक्षण कीजिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य ऐसा ना करे तो भी सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते कि सर यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि हमारा यानी 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बाल्यावस्था और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अगर ना करें तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, इसके बाद में हम कंटिन्यू अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब गिरफ्तारी से कैसे संरक्षण? जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहला रीजन होगा गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा है कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो व्यक्ति को अपनी वकील से, अपने रुचि के वकील से क्या होगा? परामर्श करने का अधिकार होगा। तीसरा है जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब ये तीनों प्रावधान क्यों किए गए? पहला तो रीजन बताना होगा, ऐसे थोड़ा ना मुंह उठा के लेके चले जाएगी, नहीं, उसे पहले वैलिड रीजन देना होगा। दूसरा उसे अपने वकील से बात करने का राइट्स होगा कि इस रीजन पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि सभी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि लॉ हमारा क्या है और लॉ में हमें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वो काम किसका होता है? वकील का। वकील बताएगा हाँ ठीक है, ये आपका जो गिरफ्तारी है वो सही है या गलत है। इसलिए हमें विधि व्यवसाय से परामर्श करने का राइट्स है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि मजिस्ट्रेट मेडिकल जांच करवाता है कि जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसकी शारीरिक
स्थिति कैसी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको ले जाएगी 24 घंटे पीट करेगी, पीटने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, नहीं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरा, न्यायालय वैलिडिटी चेक करेगा कि आपने जिस आधारों पर उसे गिरफ्तार किया है वो सही है या नहीं है। अगर न्यायालय को यानी मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस आधार पर भी कैदी को गिरफ्तार किया गया है वो रीजन वैलिड नहीं है तो उसे जमानत या छोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है हमारे 24 घंटे का अर्थ। आगे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि ये जो भी आपको स्टेटमेंट दी जा रही है, जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जा रहे हैं, मूल अधिकार दिए जा रहे हैं, इनके पीछे एक भाव है। पहले में समता होगी, किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये था कि हम भेदभाव कर रहे थे, तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चीजें स्थापित की। दूसरा, हमें स्वतंत्रता दी गई कि कल को अगर स्टेट हम पर हावी हो जाए तो नागरिकों को, सिटीजन्स को कौन से राइट हो जिससे वो अपना संरक्षण कर सके। इसलिए हमें गिरफ्तारी से संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, हमारे प्राण की स्वतंत्रता का संरक्षण कौन डिसाइड कर रहा है? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स डिसाइड कर रहे हैं। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सीधा सी बात है कि इसमें दो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 की भाषा क्या है? इसमें कहा गया है कि मानव का व्यापार नहीं होगा, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, बेगार नहीं करवाई जाएगी। अब मानव का दुर्व्यापार कैसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा। मानव का व्यापार हमेशा इलीगल है। मानव अपने आप में एक क्या है? एक मान लीजिए कि एक ईश्वर की कृति है, इसको हम व्यापार नहीं कर सकते। ये कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बेच दिया, खरीद लिया, नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो हमारे संविधान निर्माताओं की भाषा देखिए, मानव का दुर्व्यापार यानी मानव का किसी भी कंडीशन में व्यापार दुर्व्यापार कहा जाएगा और वो वैलिड नहीं होगा, उसके लिए पनिश किया जाएगा। दूसरा है बलात् श्रम। किसी भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये होता है बलात् श्रम। तीसरा होता है बेगार। बेगार का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति से हमने काम ले लिया और उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्या होता है? बेगार की कंडीशन में आता है। तो ये आर्टिकल 23 में तीनों दिखाए गए हैं कि तीनों काम नहीं किए जाएंगे, ना तो बेगार किया जाएगा, ना मानव का दुर्व्यापार किया जाएगा, ना बलात् श्रम करवाया जाएगा। आगे आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 स्पेशली किसके लिए है? स्पेशली बच्चों के लिए है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो भी नीचे के बच्चे हैं, उनसे कोई भी खान में, कोई भी कारखानों में, कोई भी खतरनाक उद्योग में काम नहीं करवाया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बच्चा वो वर्क कर सके। अभी बच्चे का शिक्षा ग्रहण करने का टाइम है, अभी बच्चे का बचपन का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है। अगर उसको इस उम्र में उद्योग धंधे में या फिर खतरनाक उद्योग धंधे में लगा दिया गया तो वो अपना विकास कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टेट ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों के राइट्स को कैसे हम सुनिश्चित करें। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मानव को और बच्चों को दोनों को इंक्लूड किया है। इसके बाद में हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश आजादी के समय दो भागों में बंट गया था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। और विभाजन का कारण क्या था? विभाजन का कारण था धर्म। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ऐसी कंडीशन दोबारा ना हो, भारत में हम धर्म के नाम पर कोई भी स्टेट की स्थापना नहीं करेंगे जैसे पाकिस्तान ने की है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। इसलिए इसमें कहा गया कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म से रिलेटेड आजादी देंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकार में शामिल किया है, किसे? धार्मिक स्वतंत्रता को। अब धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है? आर्टिकल 25 की लैंग्वेज देखिए, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की आजादी होगी। अंतःकरण का बेसिकली मीनिंग है कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की, हमारा जो मन करे। किसी आपको ईश्वर को पूजने का मन है तो ईश्वर को पूजिए, अल्लाह को पूजिए। किसी क्रिश्चियन से रिलेटेड है तो चर्च में जाइए, कोई मूर्ति की पूजा कीजिए या फिर किसी किताब को मानिए। कुछ भी करिए, जो आपका मन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी
पूजा अर्चना कर सकते हैं। उपासना करने का अधिकार होगा। आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का आजादी होगी। जैसे हम बात करें कि किसी बाइबल में या फिर गीता में अच्छी चीजें लिखी हुई है तो हम उसका प्रचार कर सकते हैं कि गीता में लिखा गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, अधर्म मत कीजिए। ये जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनका हम प्रचार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे धर्म में जो भी अच्छी चीजें लिखी हुई है वो हम दूसरों को बताएंगे कि हमारा धर्म हमें ये चीजें सिखा रहा है, तो उनसे क्या दूसरों को हम प्रभावित करेंगे अपने धर्म से। ये होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है। कोई मंदिर बनाना है, कोई मस्जिद बनाना है, कोई चल अचल संपत्ति खरीदनी है तो वो किस में आएगा? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 हमें कहता है कि किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए राज्य कोई कर नहीं लगाएगा। आर्टिकल 28 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहां नहीं दी जाएगी? इसमें 3 इंस्टीट्यूट बताई गई है। पहली संस्था जहां राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां पर बिल्कुल भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन कोई दूसरा ट्रस्ट या फिर संस्था उसे चला रही है, तो वहां पर अगर कोई बच्चा 18 प्लस है तो अपनी मर्जी से, अगर इससे नीचे है तो उसके माता पिता की सहमति से ही उसे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तीसरा आता है कि कोई ट्रस्ट है जो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि वहां पे धार्मिक शिक्षा देनी है, तो वहां पर ट्रस्ट द्वारा संचालित कोई संस्था है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ओके, ये 3 संस्था है। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। इसका क्या मीनिंग हुआ? आर्टिकल 29 की लैंग्वेज कहती है। आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि हमारी भाषा, जैसे राजस्थान में कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां हैं, तो उसे अपनी बोली का, अपनी लिपि का संरक्षण करने का अधिकार होगा। ओके, जैसे कोई संस्कृति है, कोई व्यक्ति अलग अलग पर्व को बनाता है, अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, तो उसको अधिकार होगा अपने त्योहारों को बनाने का, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 29 में कही गई है। ओके, आर्टिकल 30 में क्या कहा गया? आर्टिकल 30 विशेषकर अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो मेजर माइनर होते हैं। जैसे हम बात करें भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर, जैसे हम बात करें मुसलमान के अल्पसंख्यक है तो उनको अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की और चलाने की आजादी होगी। यहाँ पर इसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक है उन्हें अपनी धार्मिक शिक्षा देने का, यानी संस्थाओं की स्थापना करने का और उन्हें संचालन करने का अधिकार होगा। जैसे मदरसे स्टेब्लिश किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक है तो वो धर्म के आधार पर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका संचालन कर सकता है। ये होती है हमारे शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। अब आपको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके सिलेबस में है क्या। उसके बाद में हम बारीक से इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके बाद में हम अपनी एक नई टेस्ट सीरीज लागू करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी आपको टॉपिक करवाया जाएगा उसकी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि हम मोटा मोटी जो भी एग्जाम में 80% तक सिलेबस पूछा जाता है उसको एक साथ कवर कर लें और उसके बाद में हम सारे सिलेबस पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पूरे विचार विमर्श करेंगे हर एक टॉपिक पर। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जब मूल अधिकारों को छीना जाता है तो हम किसके पास जा सकते हैं? हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो हम अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से ही स्पष्ट है कि अगर उपचार कब किया जाता है? जब कोई चोटिल हो जाता है। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन मूल अधिकार चोटिल हो जाएंगे, अगर खंडित हो जाएंगे, तो हम उपचार किसके पास करवाएंगे? आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी अब प्रेजेंट में 51वें हमारे सीजीए कौन है? संजीव खन्ना महोदय के पास जाएंगे और अपने फंडामेंटल राइट्स का
लागू करवाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया, आप हमारा संरक्षण कीजिए, तो वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग में है? भाग 4। अब ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? हमने मूल अधिकार देखा। मूल अधिकार राज्य पर नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी नकारात्मक अवधारणा है। कैसे? क्योंकि ये स्टेट को कहते हैं कि विभेद नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, असमानता नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करना है। यहाँ पर यानी नहीं का बहुत ज्यादा है, यानी स्टेट को कहा गया है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर किया गया है कि आपको शोषण से संरक्षण करना है, समान न्याय स्थापित करना है, आपको SC/ST के कल्याण के लिए काम करना है, आपको पंचायती राज का गठन करना है। यहाँ पर स्टेट को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ये कीजिए, तो ये क्या पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरा इसमें बताया गया है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब इस पर हम विचार करते हैं कैसे। आर्टिकल 36 देखिए, आर्टिकल 36 में कहा गया स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। जो हमने पार्ट 3 यानी मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में देखा था कि राज्य यानी संघ की कार्यपालिका, हमारी संसद, राज्य की विधानसभा, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, लोकल बॉडीज और अदर बॉडीज है वो स्टेट में शामिल होती है। यही बात इसमें कही गई है कि जो 36 की में स्टेट है वही कौन सा है? जो भाग 3 के आर्टिकल 12 यानी 12 में है। ओके। इसके बाद में आर्टिकल 37 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 37, इसमें कहा गया है कि हमारे डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती। अगर न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकते तो दिए क्यों हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन पब्लिक कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ पीपल। अब कोर्ट ऑफ पीपल क्या होता है? जैसे इसका उद्देश्य हुआ कि आपको बताया गया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, लोगों को काम दिया जाएगा, लोगों का संरक्षण किया जाएगा। ये स्टेट पर क्या है? एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। नेहरू जी ने कहा था कि जो हमारे डीपीएसपी वो लाइट हाउस है। लाइट हाउस कैसे? ये स्टेट को दिशा निर्देश करते हैं कि आपको इन क्षेत्रों में वर्क करना है। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे मोदी गवर्नमेंट, अगर वो काम नहीं करेगी तो अगले 5 साल बाद में जनता उन्हें नहीं चुनेगी। क्यों नहीं चुनेगी? क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहे। तो ये एक राजनीतिक दबाव बना रहे किस पर? पॉलिटिकल पार्टी पर जो सत्ता में है कि आपको ये करना होगा, नहीं करोगे तो चुनाव के माध्यम से हम आपको बाहर कर देंगे। तो आर्टिकल 37 में कहा गया न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जनता अपने, अगर जनता का कल्याण नहीं किया गया, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अगर स्टेबल नहीं किया गया तो स्टेट यानी राज्य के जो भी लोग हैं वो उन्हें निकाल देंगे। किसको? गवर्नमेंट को। ओके। इसके बाद में आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में कहा गया लोक कल्याण की अभिवृद्धि की जाएगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि कैसे? इसमें बताया गया कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? यानी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति से रिलेटेड प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, यानी ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे ये तीनों न्याय सुनिश्चित हो। और इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता से छुटकारा दिलाया जाएगा। यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर डिफरेंस है तो उसको कम किया जाएगा आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 39 में वेरियस कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें बताया गया आर्टिकल 1 से यानी क से च तक, जिसमें पहला है कि कोई भी पुरुष है, क्षत्रिय है, सभी नागरिकों क्या है कि आजीविका यानी रोजगार के संसाधन दिए जाएंगे। इसमें आगे बताया गया कि कोई भी हमारे भौतिक संसाधन है, जैसे कोई भूमि है, कोई फैक्ट्री है, उनका क्या है कि वितरण, नियंत्रण सरकार करेगी यानी राज्य करेगा, और वितरण समाज के भलाई के लिए किया जाएगा। ओके। इसके बाद में कहा गया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कुछ नहीं है, जैसे हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं वो ऐसी होगी, जैसे हम बात करें अंबानी महोदय के पास अच्छा पैसा है और उनके मार्ट है। मार्ट का मतलब है कि वो सब्जी भी बेचते हैं, ग्रोसरी का सामान भी बेचते हैं, मेडिकल भी है। तो ऐसा प्रबंधन नहीं किया जाएगा जिससे एक व्यक्ति के हाथ में धन का क्या हो, संकेंद्रण हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी जिससे धन का संकेंद्रण किसी कुछ चुनिंदा हाथों में ना हो। यह आर्टिकल 39C कहता है कि धन का संकेंद्रण नहीं करवाएगा कौन है, राज्य।
लेकिन ये क्या है, डीपीएसपी है, तो इसको हम फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकते। इसके बाद में कहा गया है 39D में कि प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष को क्या होगा, काम का अधिकार होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी शक्ति के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ऐसा काम करवा लिया जाए जो उसके लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 39(j) में क्या कहते हैं। 39(39)(j) में कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण दिया जाएगा, किस लिए, ताकि वो अपना विकास कर सके। ओके, ये आर्टिकल 39 में बताए गए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया और 39A लिखा गया। इसमें कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता होगी। निःशुल्क विधिक सहायता होगी। कौन सी? न्यायिक सहायता होगी। समान न्याय दिया जाएगा। कैसे? हमारे देश में अगर बात करें तो जो न्याय की प्रणाली है वो बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इंदिरा सरकार का विजन था वो समाजवादी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा था। तो उन्होंने कहा समाजवादी कुछ नहीं होता, समाजवादी होता है गरीबों का कल्याण करना, गरीबों को शिक्षा सुविधा देना, आवास देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, यानी गरीबों के कल्याण से रिलेटेड जो भी अवधारणा होगी वो क्या होगी, समाजवादी होगी। और समाजवादी के कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया 39K कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी उसको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे कम फीस चार्ज की जाएगी, या फिर फ्री में उसको क्या है कि न्यायालय में अपनी बात कहने का अधिकार होगा, उससे कोई डॉक्यूमेंट की फीस नहीं ली जाएगी। हम यानी स्टेट प्रोवाइड कराएगा उसे एक वकील, जिससे वो अपना केस लड़ सके। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 39A में कहा गया, कैपिटल ए में। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 40 जिसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब आर्टिकल 40 हमने पहले ही बताया है कि अगर नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वो होते हैं जो अभी लागू नहीं करवाए जा सकते। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास क्या नहीं थे? हमारे पास संसाधन नहीं थे। दूसरा, हमारे पास इतना टाइम नहीं था और दूसरा संसाधन नहीं था। तो इस अभाव में हमने सोचा कि कुछ चीजों को आगे के लिए रख दिया जाए, ताकि भविष्य में जब हमारे पास संसाधन होगा, अच्छी नीतियां होगी, तो हम इन्हें इंप्लीमेंट यानी लागू कर देंगे। तो पंचायतों को लागू कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन से। ओके, तो ये किस में है? हमारे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है और उनके लिए ऐसे संसाधन लेने की बात की गई है जिससे वो अपना कार्य करने में सक्षम हो सके। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण आर्टिकल 41 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा कि काम का, शिक्षा का, ये सारे राइट्स दिए जाएंगे उसको। जैसे हम बात करते हैं मनरेगा से संबंधित प्रावधान, पेंशन से संबंधित प्रावधान, ये सभी किसमें है? ये हमारे आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 कहता है कि न्याय उचित दशा होगी। न्याय उचित दशा किसमें? काम में। अगर कोई व्यक्ति है जो कोयले की खदान में काम कर रहा है या फिर नालियों की सफाई कर रहा है, तो उसको प्रॉपर मास्क दिया जाएगा, फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। अगर कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जिससे उसका जीवन खतरे में आ जाए। और न्याय उचित और मानव उचित दशाएं, वही काम करवाया जाएगा जो एक मानव के लिए गरिमा में हो। जैसे हम बात करते हैं अगर हमारे इंडिया की, तो वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, इसलिए एक आदमी को नालियों में उतरना पड़ता है और नालियों की सफाई करनी पड़ती है। तो ये क्या है? एक मानव उचित काम नहीं है। लेकिन हम विदेश में बात करें, जापान में बात करें, यूरोप कंट्री में बात करें, तो ये काम वहां पर मशीनों के द्वारा होता है। लेकिन ये हमने कहाँ लिखा है? हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी हमारे पास संसाधन होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, आर्टिकल 43 में कहता है कि जो भी मजदूर है, जो भी कामगार है, उसको क्या दिया जाएगा? निर्वाह मजदूरी, यानी उचित वेतन दिया जाएगा, उसको छुट्टी दी जाएगी अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को डेवलप करने के लिए। ओके, ये आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि प्रत्येक जो मजदूर है उसको अपनी फैक्ट्री में क्या हो, कुछ हिस्सा दिया जाएगा। किसके लिए? प्रबंधन के लिए। ये इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट में जोड़ा था। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है जो विवाद में भी है, आर्टिकल 44। इसमें कहा गया सामान्य नागरिक सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या होता है? इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे लॉ होंगे वो सभी लोगों पर लागू होंगे। जैसे हम बात करें
मुसलमान से संबंधित पुरुषों को 4 शादियों करने का अधिकार होता है, हिंदू पुरुषों को 1 शादी करने का अधिकार होता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे क्या होगा कि सभी के लिए एक राइट हो, यानी एक पुरुष को 1 शादी। इससे क्या होता है, एक तो महिलाओं के अधिकार बाधित हो रहे हैं, एक पुरुष 4 शादी करेगा तो इससे क्या महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा, हमारे कानून में क्या विचलन है। दूसरा, इसमें जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष पहले 3 तलाक देते ही किसी महिला को डिवोर्स दे सकता था मुसलमान में, तो वहां पर क्या किया गया है, ऐसी व्यवस्था स्टेबल की गई है कि जिसे काम सभी लीगल तरीके से होगा, कानूनी तरीके से होगा, किसी के बोलने मात्र से किसी को तलाक नहीं दिया जाएगा। तो ये जो भी कानून में विचलन है धर्म के आधार पर उन्हें खत्म किया जाएगा और एक समान नागरिक संहिता को स्थापित किया जाएगा। आर्टिकल 45 आपको बता दिया कि इसमें शिक्षा से संबंधित अधिकार है, किसके लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। कैसे, जिसमें हम देखते हैं कि इंद्रधनुष योजना, पोलियो की बूथ पिलाई जा रही है, पोलियो की दवाई दी जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है बच्चों का, तो वो किस आधार पर किया जा रहा है, आर्टिकल 45 के आधार पर। आपको मनरेगा बताया गया 41 में काम दिया जाएगा। आपको बताया गया है कि बूढ़ा पेंशन दी जाएगी क्योंकि वो काम करने में असमर्थ है। यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, पोलियो की बूथ पिलाई जा रही है। और इसमें ये जो भी आपको सभी नीति निर्देशक तत्व नजर आ रहे हैं वो क्या स्टेट के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है कि सर आप ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए। इसके बाद में आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST या फिर अन्य जो भी कमजोर वर्ग है उनके कल्याण के लिए हम वर्क करेंगे। कौन वर्क करेगा, स्टेट। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 15(5) और 15(4) देखना, 16(4) और 16(5) देखना, जहां पर आरक्षण की बात की गई है। तो आरक्षण का मोटिव कहां से है, आर्टिकल 46 से, DPSP से। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आर्टिकल 15(4) को स्टेबल किया गया था तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, इसके लिए पहला संविधान संशोधन करना पड़ा था। इसके बाद में ही इसे स्थापित किया गया था क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, ये उस टाइम का प्रावधान था। तो ये हमारे संविधान में संशोधन किया गया और इस आधार पर 15(4) जोड़ा गया। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है कि मानव के लिए उचित पोषाहार होगा और जिससे वो अपना जीवन स्तर बेहतर कर सके। कैसे, अगर उसको अच्छा खाना मिलेगा, जैसे हम बात करें PDS सिस्टम के द्वारा अनाज दिया जा रहा है, गेहूं चावल दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं जिससे वो नेक्स्ट टाइम आ सके। आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये किया जाएगा। कैसे, जैसे हम देखते हैं आज की पशुओं की नस्ल जो ज्यादा दुधारू होती है वो ही हम अप्लाई करते हैं। और हम अपनी कृषि की बात करें तो जैसे BT कॉटन जैसे बीज है या फिर स्प्रे वगैरह है, कीटनाशक दवाइयों का यूज ज्यादा कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी कृषि का वैज्ञानिक और आधुनिकीकरण है। तो इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि हम ऐसा करेंगे। इसी में गांधीवादी प्रिंसिपल है कि गाय और बछड़ों का वध नहीं किया जाएगा, जो भी दुधारू पशु है उनकी नस्ल का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में ही एक अमेंडमेंट किया गया 48(1), जिसमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 48(1) में, 42वें संविधान संशोधन से। आर्टिकल 49 कहता है कि हमारे जो भी महत्वपूर्ण स्मारक है, वस्तु है, उनका संरक्षण किया जाएगा। 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं CRPC 1973 उससे पहले था कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करती थी, यानी जो हमारे IAS अधिकारी है वो न्यायपालिका का भी कार्य करते थे। लेकिन हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगी, तो हमने अब इस दिशा में वर्क किया है। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों का, अंतिम आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51। 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे, कोई भी अगर हम अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं दूसरे देश का, उसका सम्मान किया जाएगा, उसको पालन करेंगे। अपने देश का कोई भी नागरिक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे हमारी छवि खराब हो, दूसरा देश हमसे नाराज हो, तो हम ये तारतम्यता बनाकर चलेंगे। तीसरा, कोई भी अगर विवाद होता है दो देशों के बीच में तो हम उसको कैसे निपटाएंगे, मध्यस्थता से निपटाएंगे। ये हमारे आर्टिकल 51 है। तो आज हमने आर्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से
51 तक कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में और संसद के बारे में और संसद के अधिकारियों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट अगला आर्टिकल है। अब हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, जिसे 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया और ये भाग 4A में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में क्या है? हमारे मूल कर्तव्य है, जिसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब इसके बाद में आता है, अगर हम बात करें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य की। आपको मूल कर्तव्य कितने हैं? हमारी लिस्ट में 11 है। और 11वां कौन सा है? 11वां में है कि माता पिता या फिर उसके गार्जियन कोई भी हो, उनको क्या बच्चों की शिक्षा को प्रमोट करना होगा। ये कौन सा मूल कर्तव्य है? हमारा 11वां। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल मूल कर्तव्य है हमारे 11। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, जो भाग 5 है, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उसकी मंत्री परिषद के बारे में और हमारी पार्लियामेंट के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें मेजर पार्ट, अगर 70% सिलेबस की बात करें, वो या तो फिर मूल अधिकार से रिलेटेड है, डीपीएसपी से है और सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य। और ये भाग 5 जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और पार्लियामेंट यानी संसद शामिल है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की। राष्ट्रपति महोदय हमारे आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक है, जिसमें उपराष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है, जो 63 से लेकर 69 यानी गुण 69 तक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 52 के तहत। इसके बाद में कहा गया आर्टिकल 53 में कि समूची कार्यपालिकी शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो पीएम महोदय या फिर मंत्री महोदय या मंत्री परिषद जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से कही हुई मानी जाएगी। इससे क्या होगा? एक रूपता होती है, यानी पूरा देश का संचालन किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। कहने को राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन उसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद और पीएम की सलाह के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति, जो भी संघ की समूची कार्यपालिका शक्ति है, वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद में आर्टिकल 54, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन करने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे हमारे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और 91वें अमेंडमेंट से दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके सदस्य इसमें शामिल होंगे। संसद के लोकसभा और राज्यसभा की ओनली मेंबर कौन से? ओनली निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसी तरह प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पे विधानसभा को शामिल किया गया, विधान परिषद को नहीं। जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, वैसे ही विधानमंडल, राज्य के लिए विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। तो यहाँ पे ओनली कौन सी बॉडी शामिल हो रही है? यहाँ पे ओनली विधानसभा की बॉडी शामिल हो रही है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 55 में रीति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें हम देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जो एकल संक्रमणीय वोट से होगी। यह प्रणाली हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। ओके, और ये मतदान होगा गुप्त। और इसमें क्या होता है, एक विधायक और एक सांसद का कोटा फिक्स किया जाता है वोट का, यानी एक विधायक के मत का कोटा कितना होगा और एक सांसद के मत की कोटा कितना होगा। और प्रत्येक राष्ट्रपति को जीतने के लिए 50% +1 वोट चाहिए।
ये क्या सिस्टम होता है, जैसे हम अगर हमारे सांसद यानी पीएम की बात करें तो उनके लिए क्या है, पहला खंबा चुनने की पद्धति, यानी किसी भी पार्टी को यानी किसी भी मेंबर को अगर 10% वोट प्राप्त होते हैं, दूसरे को 20%, तीसरे को 21%, तो 21% वाला जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर 50% प्लस 1 की जरूरत होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यकाल। आर्टिकल 56 यानी 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल में बताया गया हमारे संविधान में बेसिकली 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है या पद त्याग सकता है। इसमें आपको याद रखना है कि पद का त्याग करना है तो वो किसको त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देगा। उसके अलावा अगर वो बीमार हो जाता है या अन्य कारण से अपना पद त्यागना चाहे तो वो त्याग सकता है। तीसरा, महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कैसे होता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा उठाया जा सकता है। तो ये किसमें है, आर्टिकल 56 में। आगे हम आर्टिकल 61 में देखेंगे, यानी आर्टिकल 61 में हम देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। तो एग्जाम में कभी पूछे कि कार्यकाल से संबंधित महाभियोग, तो वह 56 में, और महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर है, आर्टिकल 61 यानी 61 में है। ओके, इसमें यह कि संविधान का उल्लंघन, हमारे संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द यूज किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल होगा वो शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 57। इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। कैसे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है जो पुनर्निर्वाचित हुए थे, इसके अलावा किसी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला है। पुनर्निर्वाचन का है कि अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सेकंड बार अगर वो मनोनीत होना निर्वाचित होना चाहे तो उनको ये राइट्स होगा कि वो इसकी पात्रता रखते हैं। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति है वो 2 बार ही चुना जा सकता है, तीसरी बार नहीं। ये 1951 से प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं, इसको याद रखने का, पुनर्निर्वाचन कौन होगा, जो योग्य होगा। तो पुनर्निर्वाचन की योग्यता किसमें दिखाई गई है, आर्टिकल 58 में। यानी राष्ट्रपति के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए पहली योग्यता है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए, यानी उसकी उम्र 35 वर्ष पार हो चुकी हो। दूसरा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है कि वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। योग्यता में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लाभ के पद में है कि हमारे संविधान में इसके लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन स्पष्टीकरण के द्वारा, संसदीय विधि के द्वारा बता दिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य और संघ के मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं शर्तें में है कि राष्ट्रपति को एक शासकीय भवन दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति जिस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं वहां पर उसे रहने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। उसको वेतन भत्ते को निर्धारण करेगा, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ पर वेतन का यूज राष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, राष्ट्रपति के लिए परिलब्धि यूज होता है। क्यों? क्योंकि वेतन अगर हम शब्द यूज करेंगे तो एक नौकर यानी एक हम मान सकते हैं कि किसी कर्मचारी के लिए इसका यूज करते हैं कि वेतन, लेकिन जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो एक सम्मानजनक पद है, तो उन्हें परिलब्धि यानी भेंट दी जा रही है, ना कि वेतन। उसकी परिलब्धि यानी भत्ते और अन्य सुविधाओं को उनकी नियुक्ति के बाद कटौती नहीं की जाएगी। ओके, और इसमें भी बताया गया कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। कि ये क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें हैं। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसमें बता दिया है कि इंपोर्टेड क्या, आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 56 है, और शर्तें बता दी गई है। शर्तों में बता दी गई लाभ का पद नहीं होना चाहिए और शासकीय भवन मिलेगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में बताया गया है कि शपथ, यानी जो भी कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी कर्मचारी होता है, वो अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय शपथ लेंगे। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, यानी अब वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना। अगर इलेक्शन होता है तो संजीव खन्ना के सामने या फिर आगे जो भी हमारे सीजीए रहेंगे उनके सामने कौन लेगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा। इसमें बताया गया अगर ये ना हो तो
जैसे बात करें डीवाई चंद्रचूड़ महोदय, अब डीवाई चंद्रचूड़ महोदय अगर हमारे सीजीए होते, उसके बाद में नेक्स्ट कौन थे, वरिष्ठ कौन थे, संजीव खन्ना। तो यानी जो मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वहां पर सीनियर मोस्ट कौन है, जज शपथ दिलाएगा। तो उस समय सीनियर मोस्ट कौन थे, संजीव खन्ना। सीनियर मोस्ट का अर्थ है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, वो सीजीए बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड लास्ट कौन है, सेकंड कौन है, सीजीए, यानी अब वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना। वो शपथ दिलाते अगर चंद्रचूड़ महोदय नहीं होते तो। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल, और ये कौन से हमारे सीजीए है, 51वें सीजीए है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में आपको बताया गया इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, यानी महाभियोग की प्रक्रिया। अभी महाभियोग की प्रक्रिया में बताया गया है कि अगर संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। कौन देगा, लोकसभा से भी दिया जा सकता है और राज्यसभा से भी दिया जा सकता है। अगर इन दोनों में से किसी भी सदन से अगर प्रस्ताव भेजा जाता है, हटाने का संकल्प भेजा जाता है, तो 14 दिन पहले भेजना पड़ेगा। प्लस अगर राज्यसभा से भेज रहे हैं हम तो 1/4 सदस्य, यानी राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने हैं प्रेजेंट में, 245। इसकी 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, अनुमोदित करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति के पास वो पत्र जाएगा 14 दिन पहले। इसके बाद में इस यानी राज्यसभा में इसे प्रेजेंट किया जाएगा और राज्यसभा के सदस्य 2/3 मेजोरिटी से अगर इसे पारित कर दिया जाता है तो ये दूसरे सदन में जाएगा, यानी लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा क्या करती है, एक अर्धन्यायिक बॉडी के रूप में काम करती है। अर्धन्यायिक बॉडी का सीधा अर्थ है कि वो जांच करेगी, जांच करने के बाद राष्ट्रपति महोदय को बुलाएगी कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदय अपने बारे में कुछ कहेंगे। अगर इसे सही मानते हैं, राष्ट्रपति की गलती मानते हैं और 2/3 मेजोरिटी से पारित कर देते हैं उस संकल्प को, तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बताया गया रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, यानी अगर आज राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है तो जनरली राष्ट्रपति कितने साल तक कार्य करेगा, 5 साल तक। इसमें बताया गया कि जैसे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले ही हम राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेंगे, यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हम चुनाव करवा लेंगे। सेकंड, इसमें बताया गया कि अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पद त्यागना पड़ जाता है या फिर हटा दिया जाता है, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा, लेकिन 6 माह से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में चुनाव 6 माह से पहले हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही सारे कार्य होते हैं। अगर राष्ट्रपति ही नहीं रहेगा तो ना कोई विधि बनेगी, ना कोई लॉ पारित होगा, ना कोई ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में। उपराष्ट्रपति महोदय आपको बताया गया आर्टिकल 63 से लेकर 69 यानी 63 से लेकर 69 तक है, जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का वैसे हमने पद कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अमेरिका में और भारत में उपराष्ट्रपति के पद का वैसे कोई काम नहीं होता। उपराष्ट्रपति तभी काम करता है जब राष्ट्रपति की छुट्टी हो जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन अब ऐसे तो किसी को वेतन दिया नहीं जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होगा, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, यानी पदेन सभापति कौन होंगे। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति। जो जगदीप धनखड़ महोदय है वो प्रेजेंट में क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति है। तो वो कौन है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी है। ओके, इसमें आगे बताया गया है कि आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना। अगर आपको बताया गया है कि कभी राष्ट्रपति छुट्टी पर हो या फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या फिर कोई अन्य कारण से, किसी भी कारण से राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असक्षम है, तो उस कंडीशन में कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग। आगे इसके बाद में हम बात देखते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या कहते हैं, निर्वाचन। इन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे। हमने वहां पर देखा था कि वहां पर लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य।
ओके, इसमें मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, लेकिन इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें मिसिंग है कि राज्य विधानसभा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ना दिल्ली, पुडुचेरी और अन्य राज्यों की विधानसभा को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। इस वोट की प्रक्रिया भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगी। और वोट क्या होगा? वोट होगा गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति महोदय में भी वोट कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। इसमें भी हमारे जो वोट होते हैं वो गुप्त होते हैं। ओके, यानी बेसिकली सी बात है, इसमें कौन वोट करेगा? इसमें एमपीज वोट करेंगे, यानी हमारे सांसद वोट करेंगे। उसमें एमएलए प्लस एमपी दोनों वोट करेंगे। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं योग्यता के बारे में। अब राष्ट्रपति महोदय की योग्यता हमने देखी थी 35 वर्ष, ऐसा ही यहाँ पर है। इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। वहां पर क्या है? लोकसभा, यहाँ पर क्या है? राज्यसभा। और चौथा है कि कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें एक शर्त दी गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए वो किसी भी राज्य विधानसभा का किसी भी संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी संसद का सदस्य नहीं, किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति महोदय के लिए भी है। आर्टिकल 67 कहता है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। जनरली राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे अब जगदीप धनखड़ पर अगर हम बात करें तो प्रस्ताव के लिए उनके पास गए, लेकिन ये पारित नहीं होगा क्योंकि सेशन में अभी 14 दिन बाकी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। प्लस इसमें बताया गया है कि राज्यसभा की मेजोरिटी, अब राज्यसभा की मेजोरिटी यानी सामान्य मेजोरिटी, सामान्य बहुमत होना चाहिए। अब सामान्य बहुमत के साथ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यानी राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने? मान लीजिए टोटल मेंबर है 243। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ सीटें रिक्त हो गई है, मान लीजिए कुछ सीटें रिक्त हो गई है, तो टोटल नंबर कितने हैं? 240। तो 240 का क्या है? मेजोरिटी। ओके, +1, यानी ये सदस्य इसको क्या है? पारित करेंगे। मान लीजिए कि आज सदन में ओनली 100 ही सदस्य उपस्थित हुए, तो इसका कितना? 50। इससे काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा? कम से कम 120 सदस्य होने चाहिए। 120 यानी 121 सदस्य होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को हटाया जाएगा। एंड लोकसभा की भूमिका कैसी होगी? मान लीजिए कि लोकसभा में आज 100 सदस्य उपस्थित हुए, उसका 2 यानी 50 + 1 51 सदस्य अगर इसे पारित कर दे तो ये उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुल सदस्य संख्या कितनी है? 243 का 2/1 ये होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। जैसे हमने देखा था कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यहाँ पर है कि यथाशीघ्र, पहले कंडीशन है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम नए उपराष्ट्रपति को चुन लेंगे। और सेकंड है कि किसी अन्य कारण से अगर हटा दिया जाता है या फिर रिक्त है, मर जाता है, अन्य जो भी है, मृत्यु हो जाती है एटसेट्रा, तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन 6 माह की बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। याद रखना है कि 6 माह की बाउंडेशन यहाँ नहीं है। हमारे संविधान में इतना कहा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 6 माह अनिवार्य है कि 6 माह में चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति, इसमें शपथ की बात की गई। आर्टिकल 69 यानी 69 में क्या कहा गया? 69 में कहा गया है शपथ उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय के सामने अपनी शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 हमें कहता है, 71 कहता है कि निर्वाचन यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से महोदय से संबंधित अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगी। यानी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय करेगा। इसके बाद में आर्टिकल 72 में दिए गए है क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को कुछ समाधान की शक्ति दी गई, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? मृत्युदंड से आजीवन कारावास में या फिर मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है, किसी भी की सजा को कम कर सकता है, या फिर सजा की प्रकृति को कम कर सकता है। कैसे? किसी को अगर कठोर दंड दिया गया तो उसे साधारण कारावास दे सकता है, या फिर किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास दे सकता है। ये जो सभी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
इसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से ये फैसले नहीं करता है, ये मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ये सारी कार्य करता है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 73 जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी इसमें कहा गया है कि संसद को आप आर्टिकल 246 देखना, जहां पर हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इसमें कहा गया है कि संघ सूची में जो भी विषय शामिल है वहां पर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 74, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद होगी, और किस लिए होगी? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करने के लिए। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से ही कार्य करेगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें एक परंतु जोड़ा गया। वो परंतु क्या था? इसमें कहा गया कि हाँ, राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेगा, लेकिन वो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और पुनर्विचार के बाद अगर मंत्री परिषद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के भी अगर उस प्रस्ताव को वापस भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 75, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर, यानी मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। जैसे ब्रिटेन में परंपरा बन गई है कि जो भी मेजोरिटी में होगा, यानी हमारे भारत में 282 प्लस होंगे, वो मेजोरिटी में होंगे, वो कार्यपालिका का निर्माण करेंगे, और इसमें इस पार्टी की सहमति होगी कि हाँ इस व्यक्ति को पीएम बनना चाहिए, तो उसे राष्ट्रपति पीएम की शपथ दिलाएगा। यानी शपथ पीएम की नहीं दिलाई जाती, पीएम को नियुक्त करेगा। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं मंत्री परिषद लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान में 75(3) दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंत्री परिषद किसके प्रति? याद रखना है, लोकसभा के प्रति, क्योंकि मंत्री परिषद किस में से आती है? लोकसभा से आती है, तो जवाबदेही भी किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। इसमें भी ये कहा गया है कि मंत्री 75(2) देखोगे तो वहां पे बताया गया मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत नाम थोड़ा हेवी है, पर इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति पीएम की सहमति से किसी मंत्री को नियुक्त करता है, यही प्रसाद पर्यंत होता है। और प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि अगर राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति इसे हटा भी सकता है। ओके, इसके बाद में बात की गई है मंत्री परिषद का आकार। हम मंत्री परिषद का आकार दिए गए आर्टिकल 75 फर्स्ट ए में। आकार कितना होना चाहिए? आकार होना चाहिए लोकसभा, इसमें याद रखना है लोकसभा का 15% विद पीएम, यानी प्रेजेंट में हम बात करें लोकसभा में कितने मेंबर है? 543, उसका 15%, यानी कम से कम 82 मंत्री होंगे मंत्री परिषद में। इसमें एक बताया गया है कि दल बदल के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री नहीं बनेगा। ये किसमें है? 75 फर्स्ट बी में। 75 फर्स्ट बी में क्या है? दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर निर्योग्यता घोषित कर दिया जाता है तो वह मंत्री नहीं बन सकता। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कैसे होता है? जैसे अगर हमारे ऊपर कोई केस लग जाता है तो हम वकील हायर करते हैं, इसी अकॉर्डिंग अगर भारत सरकार से संबंधित अगर कोई भी पैरवी करनी है तो वो कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी करेगा। जैसे बात करते हैं कि जैसे अब रिजर्वेशन पर अगर कोई विवाद होता है, एक तरफ कोई व्यक्ति है, दूसरी तरफ सेंट्रल सरकार पे मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने ये भेदभाव किया है, तो उसका पैरवी कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी करेगा। ओके, आर्टिकल 78 में कहा गया है पीएम के कर्तव्य क्या होंगे? पीएम के कर्तव्य कहां दिए गए हैं? आर्टिकल 78 78 में दिए गए। इसमें पीएम पर 3 कार्य सौंपे गए हैं। किसके रिगार्डिंग? राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। कैसे? एक तो वो राष्ट्रपति को अपने प्रशासन से संबंधित, विधान बनाने से संबंधित रिपोर्ट पेश करेगा। दूसरा, अगर राष्ट्रपति मांगे उससे किससे संबंधित? प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, विधायिक कार्यों से संबंधित, तो रिपोर्ट देगा। तीसरा इसमें है कि अगर मंत्री कोई विनिश्चय कर लेता है और मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेता है तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पीएम महोदय उस प्रस्ताव को मंत्री परिषद के समक्ष रखेगा। ये 3 कार्य कहां पर है? आर्टिकल 78 में। 78 में कुछ नहीं पीएम के कार्य है। इसमें कहा गया है कि पीएम महोदय जो मंत्री परिषद है, जो राष्ट्रपति है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट समन्वय का कार्य करेगा। कैसे?
मंत्री हमारे यहाँ विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य कौन करते हैं? मंत्री परिषद करती है, मंत्री करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा? पीएम देगा। अगर राष्ट्रपति चाहे कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, मांगने पर भी देगा। तीसरा, मंत्री अपनी मर्जी से ही कोई विनिश्चय कर ले और मंत्री परिषद से सलाह ना करे तो राष्ट्रपति चाहेगा कि वो सलाह मंत्री परिषद से ली जाए, मंत्री परिषद से सलाह की जाए, तो वो कौन करवाएगा? प्रधानमंत्री करवाएगा। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं भारत का महान्यायवादी, मंत्री परिषद, निर्वाचन से संबंधित विवाद, क्षमादान और महाभियोग की प्रक्रिया और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर और ज्यादा विस्तार की जरूरत है, इन पे हम अलग से सेशन लेंगे और उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा संसद। 79 यानी 79 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है। यानी हमारे भारत में क्या होगी? एक पार्लियामेंट होगी जो किसके अकॉर्डिंग गठित होती है? वो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग गठित होती है। इसमें 3 अंग बताए गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का। ठीक है, ये एक आप में एक अलग बॉडी है, ना तो ये राज्यसभा का सदस्य है और ना ही लोकसभा का। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की संरचना की बात करें तो वो आर्टिकल 80 में बताएगी, आर्टिकल 80 में बताएगी, जिसमें बताया गया है कि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। अब अधिकतम क्या है कि हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि 250 तक आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बढ़ा सकते हो। तो प्रेजेंट में कितने हैं? 245 सदस्य अब प्रेजेंट में उपस्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेगा। कौन से क्षेत्र से? 4 क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से इन 12 सदस्यों को चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको अपने क्षेत्र का ज्ञान है, लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते, चुनाव की होच पोच से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए राज्यसभा में प्रतिष्ठित लोगों को स्थान देने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। इसके बाद में 233 सदस्य निर्वाचित होंगे। अब ये इनका निर्वाचन कौन करता है? इनका निर्वाचन हमारे एमएलए करते हैं। कौन करते हैं? एमएलए, यानी जो भी राज्य विधानसभा के सदस्य है वो इसका चुनाव करते हैं। और ये जो राज्यसभा की जितने भी सीटें हैं उनका क्रमांक कहाँ दिया गया, उनकी संख्या कहाँ लिखी गई है? 4थी अनुसूची में लिखी गई है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी। तो एग्जाम में पूछ ले जाए कि कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा के स्थानों से संबंधित है, तो वो कौन सी है? वो 4थी अनुसूची है। इसके बाद में हम देखते हैं पैरेलली लोकसभा की। 80 में किसकी बात की गई? 80 में बात की गई है राज्यसभा की और 81 में लोकसभा की। लोकसभा में कहा गया है कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 252। इसमें से क्या 2 सदस्य अब हटा दिए गए, हटाए से दिए कि एंग्लो इंडियन जो भी सदस्य है उनको अब आंग्ल भारतीय सदस्यों को अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। फिर भी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 252। वर्तमान में कितनी है? 543। और 543 कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य है। और इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग उसको उतनी ज्यादा सीट मिलेगी। ओके, लेकिन हम बात करें तो ये जनसंख्या कब से काउंट हो रही है? जनसंख्या काउंट होगी 1971 की। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने की पॉलिसी अच्छे से वर्क की गई थी, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। तो एक तो यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, दूसरा ऊपर से उनको सीटें भी दी जा रही है, इससे क्या दक्षिण भारत को नुकसान हो रहा था। इसलिए 1971 की ही जनगणना को काउंट किया जाएगा। कब तक? 2026 तक। इसके बाद में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन तब तक कौन सी जनसंख्या होगी? 1971 की। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा के लिए आर्टिकल 52 में। अब राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों बनाया गया? क्योंकि जब भी संसद का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। तो विधि के निर्माण करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा अगर किसी भी विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करेगा अंतिम रूप से। अब राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधि बन जाती है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। इसलिए क्या संसद का अंग है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 82 यानी 82 की। इसमें दिए गए परिसीमन। परिसीमन कुछ नहीं है, इसमें बताया गया जनसंख्या के आधार पर और बाउंड्री के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर क्या किया जाएगा? बाउंड्री को
पुनः फिक्स किया जाएगा, यानी इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या है तो इस क्षेत्र को कितनी सीटें दी जानी चाहिए। ये काम कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? संसद करेगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 82 के तहत। इसके बाद में हम देखते हैं संसद की अवधि, यानी जो भी हमारे सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी अवधि क्या है। रोज आपको पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो भी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और दूसरे वर्ष 1 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1 सदस्य नहीं आ जाते हैं। तो ना ही तो कभी सभी सदस्य रिटायर होते हैं एक साथ, ना ही सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव किया जाता है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ओके, लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है, लेकिन इसे 5 साल से पहले भी विखंडित किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो यहाँ पे सदन की अवधि, यहाँ पे स्थायी सदन सामान्यतः 5 साल। इसके बाद में आर्टिकल 84 क्या कहता है? संसद सदस्य की अर्हता। इसमें कहा गया कि जो भी संसद का सदस्य है, एमपी है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा में क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और संसद विधि द्वारा जो भी योग्यता डिसाइड करती है वो भी होनी चाहिए। आर्टिकल 85 कहता है स्तर, स्त्रावसान और विखंडन। ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति महोदय करता है। अब स्तर क्या होता है? स्तर कुछ नहीं है, जैसे अब मानसून का स्तर चल रहा है तो दोनों सदन बैठेंगे और लॉ बनाएंगे। स्त्रावसान क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 या 1.5 महीने स्तर चला है, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय उस सदन को छुट्टी कर देता है, तो वो क्या होगा? स्त्रावसान होगा। और आपको पता है कि एक स्तर और दूसरे स्तर के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो 6 माह की ड्यूरेशन है उसे क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है। और इस अवकाश की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय, और इसे क्या कहा जाता है? स्त्रावसान कहा जाता है। विखंडन का अर्थ है कि लोकसभा को खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 88। इसमें कहा गया मंत्रियों व महान्यायवादियों के अधिकार, यानी महान्यायवादी और जो मंत्री है उनके अधिकार क्या होंगे। वो संसद में जा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, वहां की समितियों में अगर वो सदस्य है तो भाग ले सकते हैं, संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बस मतदान नहीं कर सकते। ये किसके अधिकार है? ये मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार है। आर्टिकल 89 में कहा गया है सभापति और उपसभापति कौन होगा। तो यहाँ पे सभापति कौन होता है? हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को कार्य किसका दिया गया है? राज्यसभा का सभापति का, यानी पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय। किसका? राज्यसभा का। उपसभापति, जब सभापति चुन लिया जाता है उसके बाद में उपसभापति का चुनाव होता है। उपसभापति किससे चुना जाता है? राज्यसभा से ही चुना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 कहता है अध्यक्ष, यानी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कौन होता है। जैसे प्रेजेंट में कौन है? ओम बिड़ला महोदय। जैसे लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद में इन दोनों सदस्यों को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। तो हमारे संसद के अधिकारी को हमने देख लिया है, हमने मंत्री महान्यायवादियों के स्पेशल राइट्स को देख लिया है, स्तर को देख लिया है और संसद को देख लिया है। ओके, इसके बाद में अगर हम महत्वपूर्ण एक आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 123 जिसमें ऑर्डिनेंस की बात की गई है, यानी अध्यादेश से रिलेटेड बात की गई है। और उसके बाद में हम देखें तो 368 जिसमें क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो देखेंगे कि 100% में से 80% जो सिलेबस का दायरा है वो यहीं से है, और क्वेश्चन कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें से कम मान के चलिए 90% क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाएंगे। आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो भी हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग हम अभी नॉलेज सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।